नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म फ्लाइट फॉर फ्यूचर में। हाजिर हूँ आपके सामने एक नई और एक विशेष अनूठी क्लास लेकर के। क्लास के अंदर लगातार बने रहें वीडियो पर, और आपसे एक गुजारिश कि अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि ऐसे ही वीडियोस के जो नोटिफिकेशन हैं वो तुरंत आपको मिलते रहें और आप इनसे लाभान्वित होते रहें। ऐसी उम्मीद और इन्हीं आशाओं के साथ में आज एक नई मुहिम जीके पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसके अंदर राजस्थान के अंदर होने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं जो शिक्षक के भर्ती परीक्षाओं से संबंधित हैं, उनमें आए हुए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को अपन यहाँ पर सोल्व करेंगे वन बाय वन। जिनके अंदर टॉपिक हैं वो पर डे तय होते रहेंगे। टॉपिक वाइज ये क्वेश्चन की सीरीज रहेगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें टॉपिक पढ़ लेने के बाद वो टॉपिक अपने किस लेवल तक तैयार हो गया, उस तैयारी को परखने का, जांचने का, और उस तैयारी में जो कुछ कमी रह गई है उसको मजबूत करने का। यदि कोई सबसे विश्वस्त सूत्र है, विश्वसनीय आधार है, तो वो है पहले की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, अर्थात पीवाईक्यू। इनके साथ अपन अपनी तैयारी को बहुत ही मजबूत कर सकते हैं, सुदृढ़ कर सकते हैं। अन्यथा नए क्वेश्चन हैं वो अगर बनते हैं तो इस तरह के बनते हैं जो अभी तक अपने सामने नहीं आए हुए होते हैं। ऐसा आपने कई एग्जाम के अंदर फेस किया होगा। और अगर कोई भी नया क्वेश्चन ऐसा बन रहा है जो अभी तक सामने नहीं आया, तो उस क्वेश्चन के पीछे भागना केवल समय की बर्बादी है, कोई समझदारी नहीं है। इसलिए अपने कंटेंट के ऊपर विश्वास करें। जो भी एक कंटेंट आपके पास में है उसी को बार बार दोहराएं। अब एक बार सिलेबस का रिवीजन कर लेने के बाद में, और जो उस रिवीजन से आपकी तैयारी किस लेवल तक पहुंची उसको देखने के लिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जीके है उसमें तो पीवाईक्यू का भंडार है, इसलिए हमें अदर जाने की आवश्यकता ही नहीं है, इनसे बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनके ऊपर ही रह करके और अपने को अपनी तैयारी है वो सुदृढ़ करनी चाहिए। मैंने मेरी एग्जाम के अंदर, जो कि मैंने आरपीएससी 2022 में सेकंड ग्रेड साइंस से अटेम्प्ट दिया था और 96वीं रैंक के साथ में सेलेक्ट हुआ जीके के पेपर में, और मेरी यही रणनीति रही, टॉपिक को पढ़ना, टॉपिक को पढ़ लेने के बाद में जो पीवाईक्यू हैं उनको निकाल लेना। अदरवाइज अपन कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, हालांकि उस टेस्ट में अगर कोई लेवल के क्वेश्चन दिए जाते हैं जो एग्जाम लेवल के हैं, तो कोई उसमें हर्ज नहीं है, उसको भी ज्वाइन कर लेना चाहिए। लेकिन कई कई टेस्ट सीरीज ऐसी होती हैं जो अपने ही टेस्ट को अलग दिखाने के लिए और एक स्तर से बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन दे देना, या फिर एग्जाम का जो लेवल है उस लेवल तक अप्रोच नहीं कर पाना, ये उन टेस्ट सीरीज की खामी रहती है। लेकिन यदि अपन पीवाईक्यू को अपना आधार बनाते हैं, तो ये तो आरपीएससी या जो आरएसएसबी जो बोर्ड है, उन बोर्ड के पैमाने और उस पैटर्न को एकदम से पूरी तरह फॉलो करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। इसलिए इनके ऊपर बने रहकर अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरह से अपन धार दे सकते हैं। तो जीके जहां भी लगता है, उनको, उन कैंडिडेट्स को जीके तैयार करने के लिए मेरा यही ओपिनियन रहेगा कि अपनी तैयारी को जांचने के लिए, परखने के लिए, मजबूत करने के लिए पीवाईक्यू है उनको अपना आधार बनाएं, और उन्हीं की सीरीज को लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के जो अपने प्रश्न रहेंगे, आज का जो टॉपिक रहेगा अपना, वो टॉपिक रहेगा राजस्थान के पुरातात्विक स्थल, यानी कि राजस्थान की कुछ सभ्यताएं, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस जो हैं उनकी अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए इसी क्रम के अंदर पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम, जो कि 1871 के अंदर स्टार्ट हुआ, यह प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है वो एक अलग है। राजस्थान के अंदर उसी विभाग के अंतर्गत, उसी के अधीन रहते हुए, और राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य है वो सबसे पहले किसके नेतृत्व में स्टार्ट हुआ? तो यहां पर अपने आपके सामने ऑप्शन है, ACL कार्लाइल, HD सांकलिया, BB लाल और A कनिंघम। ठीक है, तो इनमें से जो ऑप्शन बनता है, तो पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य
1871 में स्टार्ट करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है ACL कार्लाइल को। ठीक है, ACL कार्लाइल जो कि राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य करने वाले एक भूवैज्ञानिक थे, जियोलॉजिस्ट थे। अब इसी से जुड़ी हुई कुछ बातें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इसकी स्थापना है वो 1861 में हो गई और राजस्थान के अंदर ये जो कार्य स्टार्ट हुआ वो 1871 में, यानी कि 10 वर्ष बाद हुआ। अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना जो हुई वो किन के नेतृत्व में हुई, तो वो अलेक्जेंडर कनिंघम यानी कि ए कनिंघम के नेतृत्व में हुई। भारत में जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में और राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य स्टार्ट हुआ, इसका श्रेय जाता है ACL कार्लाइल को। इसके बाद में ये जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है इसका पुनर्गठन किया गया 1902 में और ये कार्य किया गया किसके द्वारा, जॉन मार्शल के द्वारा। तो ये एक अपना बहुत ही अच्छा शानदार बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन और ये इससे जुड़े कुछ स्टेटमेंट, कुछ तथ्य। बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन लेकर के। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के, अब ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि कालीबंगा है वो राजस्थान के किस हिस्से के अंदर, पूछा हुआ क्वेश्चन है किस हिस्से में स्थापित है, किस हिस्से से प्राप्त की गई, तो उत्तरी राजस्थान। ठीक है, उत्तरी राजस्थान के और कौन से जिले में, हनुमानगढ़ जिले में, ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, अलग अलग एक ही प्रश्न की लैंग्वेज में ही और दो अन्य क्वेश्चन निकल करके आते हैं। तो क्वेश्चंस के साथ में तैयारी करने का और अपना जो मेन मोटिव होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि एक क्वेश्चन से अपन एक नहीं 2-3 क्वेश्चन की तैयारी साथ में कर लेते हैं। तो हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा सभ्यता, तो वो नदियां हैं, अलग अलग नाम दिए हुए हैं, घग्गर नदी या प्राचीन सरस्वती नदी जो दृष्टवती नदी के नाम से भी जानी जाती है, लूणी नदी, साबरमती नदी और बनासी नदी। तो देखिए यहाँ पर उत्तरी राजस्थान की नदी है वही विलुप्त प्राय नदी, वही एकमात्र यही है घग्गर या सरस्वती नदी, जिसके किनारे कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले के अंदर अस्तित्व के अंदर आई। लूणी नदी, साबरमती नदी, ये दोनों ही नदियां दक्षिणी राजस्थान की हैं और ये बनास नदी ये भी दक्षिण पूर्वी राजस्थान की नदी है, ना कि उत्तरी राजस्थान की नदी है। तो उत्तरी राजस्थान में और हनुमानगढ़ जिले के अंदर कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे इसका खनन किया गया, उत्खनन किया गया, तो सरस्वती या घग्गर नदी के किनारे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिएगा ए सर्वे वर्क, ठीक है, एक सर्वे किया गया जिसके तहत सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर, यानी कि जो विलुप्त प्राय सरस्वती नदी या घग्गर नदी है उससे संबंधित जो कार्य किया गया, जो सर्वे का कार्य किया गया, सर्वेक्षण का कार्य किया गया, ठीक है, वो किसके द्वारा किया गया, किसका कार्य था ये, तो देखिए अपने सामने जो जियोलॉजिस्ट हैं अलग अलग, तो MR मुगल, ऑरेल स्टेन, हरमन गोइट्स और VN आसोबा। तो इनमें से सरस्वती नदी जो है उसके विलुप्त प्राय सरस्वती नदी से संबंधित सर्वे करने वाले जो भूवैज्ञानिक थे वो थे ऑरेल स्टेन। ठीक है, ये भी पूछा गया। यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्स हैं उनके नाम सभी क्वेश्चंस में नहीं लिखे हैं, कईयों में लिखे हैं, कईयों में नहीं भी लिखे हैं, तो लेकिन ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, बड़े ही आप विश्वास के साथ में इन क्वेश्चंस को पढ़ें। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो पूर्व एग्जाम्स के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, आप किसी भी क्वेश्चन को देख करके जांच करके देख सकते हैं, पूर्व के एग्जाम्स के अंदर पूछे हुए ये क्वेश्चन हैं। तो यह है सरस्वती नदी जो विलुप्त प्राय नदी थे उसके बारे में, नदी थी उसके बारे में सर्वे करने का जो श्रेय जाता है या ये कार्य किसने किया, तो ऑरेल स्टेन ने किया। इसके बाद में बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो कालीबंगा शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी कि कालीबंगा सभ्यता है उसका नाम ही कालीबंगा सभ्यता क्यों पड़ा था, तो जो कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले के अंदर प्राप्त हुई उसमें ऐसी क्या विशेषता पाई गई, काला पत्थर या फिर जुता हुआ खेत या काली चूड़ियां या उपयुक्त सभी, तो ये सारी चीजें हैं वो कालीबंगा सभ्यता के अंदर पाई गई थी। जुता हुआ खेत है उसके अवशेष भी मिले थे, लेकिन
काली चूड़ियां, इस विशेषता के नाम पर, और इसका जो नाम है वो क्या पड़ा, कालीबंगा सभ्यता पड़ा। अर्थात कालीबंगा, काली यानी कलर से है और बंगा शब्द है वो चूड़ियों से रिलेटेड है, इसलिए काली चूड़ियां ये अर्थ होता है अपने कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ ये होता है। दूसरा क्वेश्चन अगर अपन देखते हैं तो कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का, यानी कि इसको पुनः इसको अस्तित्व में लाने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया गया, तो सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय है वो किसे दिया जाता है, तो बी लाल, बी के थापर, एम डी खर्रे और अमलानंद घोष। ठीक है, तो इनके अंदर देखो सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता है उसके ऊपर वर्क करने और इसको प्रकाश में लाने का, इसको अस्तित्व में लाने का, इसको प्रसिद्ध करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है अमलानंद घोष को। जो उत्खनन कार्य किया गया था, इसकी खुदाई का कार्य किया गया था, उसमें ये जो तीनों आपके भूवैज्ञानिक हैं वो शामिल थे, बी लाल, बी के थापर और एम डी खर्रे। जबकि इसको अस्तित्व में लाने का, प्रकाश में लाने का कार्य किया गया वो किसके द्वारा किया गया, तो वो अमलानंद घोष। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर राइट हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अपन वही स्टेटमेंट, पुनर्खोज और इसको अस्तित्व में लाने का कार्य किसके द्वारा, 1951-52 में ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कालीबंगा सभ्यता है उसको पुनः अस्तित्व में लाने का कार्य अमलानंद घोष के द्वारा कब किया गया, तो 1952, वहां ऑप्शन था 1952। ठीक है, तो ये चाहे 1952 है चाहे 1951 है, ये ऑप्शन मिलता है। तो कालीबंगा सभ्यता को अस्तित्व में लाने का जो कार्य किया गया वो अमलानंद घोष के द्वारा 1951-52 में। और खुदाई का कार्य जिनके नेतृत्व में हुआ तो वो भूवैज्ञानिक बी लाल, बी के थापर, एम डी खर्रे, के एम श्रीवास्तव और एस पी श्रीवास्तव। और ये कार्य इनके द्वारा कब से कब तक किया गया, तो 1961 से लेकर के और 63 के मध्य ये कार्य किया गया। तो ये आंकड़े ये भी पूछे हुए क्वेश्चन है ना। यूं क्वेश्चन दे दिया जाता है कि निम्न में से कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन कार्य से संबंधित नहीं है, उत्खनन कार्य से संबंधित नहीं है। तीन नाम इनमें से दे दिए कोई भी, और चौथा नाम है कोई दूसरा दे दिया। ठीक है, जो अदर की सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, जो कालीबंगा की खुदाई कार्य है, उत्खनन कार्य है, उससे संबंधित नहीं है, ऐसा चौथा नाम देकर के भी एक प्रश्न बनाया जा सकता है, बनाया भी गया है पहले। चलिए बात करते हैं किस सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं, धूलकोट के नाम से जानी जाने वाली सभ्यता। तो कालीबंगा सभ्यता है या बालाथल है या बैराट है या फिर आहड़ है। तो देखिए अब तक के पूछे हुए क्वेश्चन जो यहाँ थे वो कालीबंगा सभ्यता से जुड़े हुए थे। धूलकोट के नाम से जानी जाने वाली सभ्यता है वो कौन सी है, आहड़ सभ्यता है। तो आहड़ सभ्यता को धूलकोट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में अन्य नामों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछता है आहड़ सभ्यता के जो दूसरे नाम है उनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन। यह क्वेश्चन भी देखिए, ये सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड 2023 के अंदर हुई थी, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जेईएन एग्जाम 2020 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है देखो, आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है। दूसरा नाम आहड़पुर, अगचपुर, आघाटपुर या आधमपुर। तो आहड़ सभ्यता है वो धूलकोट के नाम से भी जानी जाती है, आहड़ सभ्यता है वो आघाटपुर के नाम से भी जानी जाती है। तो अपना यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन, आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है किसको, आहड़ सभ्यता को। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। ताम्रवती नगरी के नाम से बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ग्रेड सेकंड 2018 में, 2011 में, ग्रेड फर्स्ट 2022 में, वन रक्षक 2022 में, और इसके अलावा भी एक दो एग्जाम थी जिनके अंदर ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मैंने कुछ नाम यहाँ पर लिखे हैं। तो देखिए ताम्रवती नगरी के नाम से, ठीक है, बैराट, आहड़, कालीबंगा या बागोर। तो यहाँ पर ताम्रवती नगरी के नाम से भी किस सभ्यता को जाना जाता है, आहड़ सभ्यता को जाना जाता है। हाँ, एक ये भी है कि ताम्रयुगीन सभ्यताएं जो हैं उनको पोषित करने वाली जो सभ्यता है
उसके नाम से किसको जाना जाता है, तो वहां पर आहट सभ्यता नहीं आएगा, बल्कि ताम्रवती नगरी के नाम से क्या आएगी, आहट सभ्यता आएगी। तो धूलकोट के नाम से आहट सभ्यता, ताम्रवती नगरी के नाम से आहट सभ्यता, आघाटपुर के नाम से आहट सभ्यता। ठीक है, तो ये अपने आंसर हो जाएंगे। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन के रूप में। तो यहां पर देखो, आहट सभ्यता जो है इसका उत्खनन कार्य सर्वप्रथम 1953 में किसके निर्देशन में संपन्न हुआ, किसने करवाया आहट सभ्यता का उत्खनन कार्य? तो यहां पर अपने को याद रखना है, देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं पहले। ग्रेगरी पोसल के नेतृत्व में हुआ, आरसी अग्रवाल, रतनचंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में, अमलानंद घोष के नेतृत्व में। तो अमलानंद घोष है वो तो अपन जानते हैं, अभी पढ़ करके आए हैं। ये तो किससे संबंधित है, कालीबंगा सभ्यता से संबंधित। अब बात रहती है अक्षय कीर्ति व्यास। ठीक है, तो इसको अक्षय कीर्ति व्यास आहट सभ्यता के उत्खनन कार्य को निर्देशित करने वाले भूवैज्ञानिक थे। तो यहां पर अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा अक्षय कीर्ति व्यास। फोर्थ ऑप्शन अपना सही, आहट सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में जिनके निर्देशन में संपन्न हुआ वो थे अक्षय कीर्ति व्यास। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए, किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, देखिए ताम्रवती नगरी के नाम से किसको, आहट सभ्यता को। ठीक है, जबकि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी या ताम्रयुगीन सभ्यताओं का संचय करने वाली ताम्र संचयी सभ्यता के रूप में जाना जाता है किसको, बैराठ, कालीबंगा, गणेश्वर या तिलवाड़ा। तो यहां पर इन ऑप्शंस में से ताम्र संचयी सभ्यता या ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी के रूप में जाना जाता है गणेश्वर सभ्यता को। तो अपना यहां पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, यानी कि गणेश्वर सभ्यता। इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन, किस नदी के किनारे गणेश्वर नामक स्थान में ताम्रयुगीन सभ्यताओं के या ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तो यहां पर गणेश्वर जो कि सीकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है और सीकर जिले में कांतली नदी, ठीक है, कांतली या कांटली इस प्रकार से, ठीक है, इस नदी के किनारे और कौन सी सभ्यता के अवशेष पाए गए, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष है वो पाए गए कांतली नदी के किनारे। जबकि लूणी, चंबल और बनास ये अलग दक्षिण राजस्थान के अंदर पाई जाने वाली जो नदियां हैं वो है, जबकि ये कांटली नदी सीकर के अंदर गणेश्वर सभ्यता की जननी। इसके बाद में बात करते हैं आगे। तो देखिए, गणेश्वर सभ्यता की खोज 1977 में किसने की थी? तो रत्नचंद्र अग्रवाल, दयाराम साहनी, बीबी लाल, एमडी खर्रे। ठीक है, तो यहां पर गणेश्वर सभ्यता की खोज करने वाले जो भूवैज्ञानिक थे वो थे आरसी अग्रवाल, यानी कि रत्नचंद्र अग्रवाल। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। तो किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग, ठीक है, ईंटों का प्रयोग नहीं होता था, ईंटें काम में नहीं ली जाती थी। ठीक है, तो यहां पर ईंटों का प्रयोग नहीं होकर के और केवल पत्थर के प्रयोग के साक्ष्य ही, पत्थर के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं, ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य यहां पर नहीं मिले। तो ऐसी कौन सी सभ्यता है? आहट, कालीबंगा, गणेश्वर, बैराठ। तो जो गणेश्वर सभ्यता ही है इसमें ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य नहीं मिले हैं, जबकि मकान और बस्तियां जो हैं वो किसके प्रयोग से बनी हुई हैं? पत्थर के प्रयोग से बनी हुई हैं। तो गणेश्वर सभ्यता, ये थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं आगे। तो गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त मृद भांड, यानी कि मिट्टी के जो बर्तन हैं, ठीक है, मिट्टी के बर्तन, ये किस प्रकार के हैं? गैरिक मृद भांड है, लाल कलर के बर्तन हैं, उत्तरी कृष्ण मार्जित यानी कि काले कलर के मृद भांड हैं, या धूसर, ठीक है, चित्रित यानी कि हल्के कलर के अंदर चित्रित मृद भांड हैं। तो देखिए, ये लाल और काले ये जो बर्तन हैं ये मुख्य रूप से आहट सभ्यता की विशेषता है।
ये कौन सी सभ्यता की? आहट सभ्यता की विशेषता मानी गई है। और धूसर या चित्रित जो मृत भांड हैं वो भी कालीबंगा सभ्यता के अंदर पाए जाने वाले मुख्य रूप से बर्तन हैं। जबकि गैरिक यानी कि गैरवा कलर के जो मृत भांड हैं, ठीक है, जो मुख्य रूप से ईंट जो होती हैं, ठीक है, उस तरह के गैरवा कलर के, उसकी ईंट को घिस लेने के बाद में जो उसकी मिट्टी निकलती है, उस प्रकार का गैरवा कलर जो है उसके मृत भांड, उसकी मिट्टी के बर्तन और कहां पर मिले हैं? तो गणेश्वर सभ्यता के अंदर प्राप्त हुए हैं ये। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट राइट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार के ये जो अलग अलग 3 सभ्यताओं के क्वेश्चन अपन ने यहाँ पर किए हैं, कालीबंगा सभ्यता, आहट सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता। हालांकि इनसे जुड़े हुए बहुत से क्वेश्चन हैं वो और बाकी हैं जो अपन अलग अलग इसी सीरीज के अंदर कंप्लीट करेंगे। जीके के जितने भी क्वेश्चन पूर्व के एग्जाम में पूछे गए हैं वो यहाँ पर आपको इस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगे। छोटी छोटी क्लास के अंदर जो कभी भी जब अपना पढ़ने का ये कि एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया और उसके बाद में उस टॉपिक के बारे में कुछ देखना है थोड़ा सा, तो देखा और ये क्वेश्चन है वो उस टॉपिक को कंप्लीट कवर कर देंगे, उसको अपना कॉन्फिडेंस है उसको बिल्ड करने में आपकी बहुत सहायता करेंगे। तो लगातार जुड़े रहें चैनल के ऊपर और ऐसे ही वीडियोस को लगातार देखते रहें। मिलते हैं अगले एक और वीडियो के अंदर। धन्यवाद।